दोस्तों इस साल का नेपाल में हुआ जेन जी रिवोल्ट यूएस फंडेड था। जी हाँ, इसके कई अब एविडेंसेस आ चुके हैं, कुछ लीक्ड डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आए हैं, जो कि अगर आप देखें तो अमेरिका की ही मीडिया है, दी ग्रे जोन, उन्होंने इसको शेयर किया है और काफी स्क्रीनशॉट्स भी हैं किस प्रकार से क्या इनका पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडाई था, कैसे यूएस की कुछ संस्थाएं इसके पीछे काम कर रही थी, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यूएस रिजीम चेंज फंडेड नेपाली यूथ रिवोल्यूशनरीज लीक्स रिवील, क्या है वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊंगा। रशिया टुडे भी काफी जोर शोर से इसको आगे बढ़ा रहा है कि देखो देखो, तुम्हारी मीडिया बता रही है कि तुम कैसे रिजीम चेंज कराते हो। दोस्तों इसमें यूएस की दो संस्था अगर आप देखिए तो इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट का नाम लिया जा रहा है, जो कि नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी के अंदर काम करती है। यही वो संस्था है जो कि नेपाल में रिजीम चेंज का खेल काफी लंबे समय से खेल रही थी, और बस वो सही समय आया तब वो बटन दबाया गया और आपने उस प्रकार का जेनजी रिवोल्ट देखा। दोस्तों कमाल की बात क्या है, इनका नाम हमने पहले भी सुना है बांग्लादेश प्रोटेस्ट में। जी हाँ, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी की आईआरआई और दूसरी एनडीआई, ये दोनों ही बांग्लादेश में बड़ी एक्टिव थी और कुछ उसी प्रकार से लीडरशिप ग्रूम कर रही थी, और कुछ वैसे ही बांग्लादेश टाइप आपने जैसा देखा जो वहां पे रिवोल्ट हुआ, ठीक वैसा ही रेप्लिकेट नेपाल में भी हुआ, तो कुछ वैसा ही फुटप्रिंट दिख रहा था। तो इसके साथ अगर आप देखें तो एक चीज क्लियर हो रही है, जो यूएस ऑर्केस्ट्रेटेड चीजें हैं वो एक पैटर्न से हो रही हैं पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक में। और अगर आप दी ग्रे जोन की बात माने तो वो कह रहे हैं ये इंडो पैसिफिक में यूएस की नई स्ट्रेटेजी है, जिसके द्वारा सिर्फ चाइना ही नहीं, भारत को भी वो सराउंड करना चाह रहे हैं पपेट रिजीम्स के द्वारा। आपने देखा कैसे, देखिए नेपाल में जो सरकार हटी केपी ओली, मुझे मालूम है आप में से कई लोग कहेंगे ही वॉज अ गुड रिडेंस, है ना, गए अच्छा ही हुआ, वैसे भी मिस गवर्नेंस करते थे और भारत नेपाल के जो भाईचारा वाला रिश्ता है उसको भी वो पूर्ण रूप से बिगाड़ के रखे थे। लेकिन बांग्लादेश आप देख सकते हैं, जब ये विदेशी तत्व काम कर रहे हैं तो वो केवल और केवल अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। जिस वजह से आपने देखा जब बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ तो किस प्रकार से जो नई रिजीम आई वो किस प्रकार से एंटी इंडिया निकल के आई है। कारण बड़ा सरल है, वो प्रो अमेरिका होना चाहती है, लेकिन एंटी इंडिया हो तो अमेरिका को कोई बैर नहीं है, क्योंकि वो इंडिया को भी बॉक्स करना चाह रहा है। तो यहां पे दोस्तों एग्जैक्टली यूएस के लिए क्या ऐसा हुआ जो केपी ओली की सरकार गिराई गई, कुछ ऐसा कारण है, क्योंकि बड़ा क्लियर है, जैसे ही हम एविडेंसेस देखेंगे, जो स्क्रीनशॉट्स हैं डॉक्यूमेंट्स के, उसमें बड़ा क्लियर लिखा है। ये जो संस्था है आईआरआई, जो कि पूरा का पूरा इस प्रकार का लीडर्स का गिरोह चलाती है, वो लीडर्स के गिरोह को बड़ा क्लियरली कहती है उन्हीं मुद्दों पे आपको प्रोटेस्ट करना है जो अमेरिका के हित में है। नेपाल में क्या हुआ था, ठीक प्रोटेस्ट के पहले कुछ ऐसा हुआ था, अमेरिका के इंटरेस्ट हिट हुए थे। क्या हुआ था जिस वजह से ये रिवोल्ट हुआ और कैसे इसने ऑर्केस्ट्रेट कराया, क्या नया है, आइए जरा देखते हैं। देखिए वापस बता रहा हूं, ये जो संस्थाएं हम सब जानते हैं यही कर रही थी, लेकिन इस बार हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो इसका पुष्टिकरण कर रहे हैं। तो आइए जरा आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यूएस चाइना जो वॉर चल रहा है ये कोवर्ट ऑप्स में बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, रिजीम चेंज का खेल भी जोर शोर से आगे यहां बढ़ रहा है। तो आइए जरा वीडियो देखते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दे, और साथ ही साथ यूपीएससी मंजिल बाय अकेडमी हमारा गो टू चैनल है आपके यूपीएससी नीड्स के लिए, जल्दी से जाएं यहां पर जाके जुड़े, चैनल सब्सक्राइब करें। आपके लिए पिंड कमेंट में लिंक है, मेरा लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक आ चुका है, तो जल्दी से वहां पे जाइए, जाके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन उसकी भी अवश्य दबा दें, आप या आपके मित्र जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों ये आर्टिकल किसका है, ग्रे जोन नाम की पत्रिका है, अमेरिकन मीडिया है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करती है, लेफ्ट लीनिंग है, कई लोग कहते हैं फार लेफ्ट लीनिंग है, खैर हमें उससे क्या, हमें तो डॉक्यूमेंट मिल रहा है, जरा डॉक्यूमेंट में हम देखेंगे क्या है। दोस्तों यहाँ पे उनका कहना है इस अखबार में बड़ा क्लियरली कि देखिए नेपाली यूथ ग्रुप्स को यूएस गवर्नमेंट फंड कर रही थी और यूथ लेड मूवमेंट आपको देखने मिला है, जेन जी आर्मी मोबिलाइज की गई थी, ये वही उनमें से कई लीडर्स थे, नॉट ऑल, जो कि अगर आप देखें तो यूएस के द्वारा फंडेड थे। अब यूएस उनके अनुसार चाइनीज एंड इंडियन इन्फ्लुएंस को नेपाल से काटना चाह रहा है। जैसा हमने देखा केपी ओली वॉज प्रो चाइना, एंटी इंडिया, उनको काटा, उनको हटाया गया, तो यूएस अब यहाँ पे कुछ ऐसा रिजीम लाना चाहता है जो कि ना तो प्रो इंडिया हो ना तो प्रो चाइना हो, बल्कि प्रो यूएस हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूं, नेपाल दुनिया का वो पहला देश बना प्रोटेस्ट के बाद जहां पे प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पे चुनी गई थी। जी हाँ, आप देख सकते हैं डिस्कॉर्ड में ये पोलिंग हुआ था, अगला कौन होगा प्राइम मिनिस्टर, सुशीला कर्की, हरका संपांग, सागर ढकाल, और इस प्रकार से ये सारी चीज हुई, तो यहाँ पे सुशीला कर्की जीत के आई थी। टोटल वोट्स कितने पड़े थे,
टोटल वोट्स दोस्तों आप देख सकते हैं 7666 पड़े थे और उतने ही लोगों ने मिलके डिसाइड कर लिया था अगला पीएम। अब दोस्तों डिस्कॉर्ड नाम का सोशल मीडिया एक आप शायद जानते भी ना हो, तो उसी में दोस्तों पूरी पोलिंग हुई थी। अब भारत में इतने कम लोग जानते हैं सोशल मीडिया डिस्कॉर्ड के बारे में, तो बाकी नेपाल के बारे में भी क्या ही कहें। तो यहाँ पे दोस्तों इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सुशीला करके जी, आज के टाइम में पीएम है एंड भारत के साथ रिश्ते अच्छे हो हम यही चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सरकार चुनी जा रही थी बड़े कम लोगों के द्वारा चुनी जा रही थी और यहाँ पे लीक्ड डॉक्यूमेंट्स का कहना है कि वो अमेरिका के द्वारा उनमें से कई लोग बैक्ड हैं। कैसे? आइए जरा आपको मैं दिखाता हूं। तो दोस्तों प्रोटेस्ट के पहले से ही फंडिंग स्टार्ट हो गई थी। यूएस आज से कई साल से नेपाल में लग चुका था। यूएस गवर्नमेंट की नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी है, उसने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर खर्च किए थे जिसके द्वारा नेपाली युवाओं को ट्यूटर किया जा रहा था एज पर दी डॉक्यूमेंट्स उन स्ट्रेटेजीज में, उन स्किल्स में जिसके द्वारा वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करें और डिमॉन्स्ट्रेशन करें। और जब सीख गए तब लगा कि हाँ सही समय आया है, तो कू भी हो गया। डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं क्लैंडस्टीन कैंपेन था नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी के आईआरआई इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसके द्वारा वो नेपाल में एक नेटवर्क बना रहे थे यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का, जिसके द्वारा वो यूएस इंटरेस्ट के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल बना रहे थे जो कि यूएस इंटरेस्ट को नेपाल में सपोर्ट करेंगे। लीक डॉक्यूमेंट्स में दिखाया गया है कि आईआरआई का जो प्रोग्राम था वो कहता है वाइब्रेंट यूथ और पॉलिटिकल लीडर्स को जोड़ना ताकि कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग उनको दी जाई जा सके कि कैसे आप कैंपेन्स, एडवोकेसी कैंपेन और प्रोटेस्ट रन कर सके। डिमॉन्स्ट्रेशंस ने जो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे एनईडी के अम्ब्रेला के अंदर, उसमें बड़ा क्लियर है ये उन्हीं इश्यूज में नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी से जुड़े हुए प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उन्हीं इश्यूज में जो कि एनईडी अप्रूव करेगी कंसिडरिंग कि ये यूएस के हित में है या नहीं। यानी कि आप जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप यूएस के हित के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट में है, आप यहां पे हाईलाइटेड पार्ट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो आपको मैंने बता दिया थी ग्रे जोन में आपको ये आर्टिकल भी दिख जाएगा, वहां पर आप जाके भी पढ़ सकते हैं। तो ये दोस्तों यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक लाइन जो दिख रहा है वो ये है कि आप तभी प्रोटेस्ट कर सकते हैं उन्हीं इश्यूज पर, इश्यूज सिलेक्टेड बाय आईआरआई एंड पार्टिसिपेंट्स। आईआरआई के अप्रूवल के बिना आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और आईआरआई तभी अप्रूवल देगी जब वो यूएस कंसर्न्स विद नेपाल डेमोक्रेसी को सॉल्व कर रहा हो। तो यहां पे क्या ऐसा हो गया, कुछ तो कारण होगा ना जो इशू को क्यों चुना गया। कुछ तो आईआरआई अप्रूवल दे रही है तो यूएस इंटरेस्ट को ध्यान में रख के देगी। तो वो क्या हुआ था नेपाल में जो चुना गया इस प्रकार के इशू को कि हाँ अब समय आ गया है प्रोटेस्ट करो, पूरा का पूरा नेटवर्क क्यों नेपाल में खुला छोड़ा गया, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जिससे यूएस इंटरेस्ट हिट हुआ था। नेपाल अथॉरिटीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सबको कर दिया था ब्लॉक। कारण था उनको दिया गया था एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि आपको इतने टाइम में जाके रजिस्टर कर लेना है अपने आप को नेपाल के लॉज के अनुसार, जो जो रूल्स हैं आपको उसका पालन करना है और रजिस्टर भी करना है। बेसिकली डेटा सिक्योरिटी वगैरह उसके साथ आपको अलाइन होना होगा विद नेपाल। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन्होंने क्या कहा, इन्होंने नहीं किया रजिस्टर। नहीं किया रजिस्टर तो क्या होगा, नेपाल सरकार ने साफ साफ कहा था कि इतना एम्पल टाइम दे रहे हैं रजिस्टर कर लीजिए, नहीं करेंगे तो बैन कर देंगे। तो सरकार थोड़ी फिर पीछे हट सकती है, सरकार ने बैन कर दिया। दोस्तों उसके बाद ये जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो सब आई कहीं ना कहीं बैकफुट में, क्योंकि ये जो कंपनीज है ये सिर्फ पैसा बनाने वाली मशीन नहीं है, ये इन्फ्लुएंस ऑप्स करती हैं दुनिया भर में। कौन से वॉइस को आगे बढ़ाना है, किसको पीछे खींचना है, सब कुछ इन्हीं के द्वारा डिसाइडेड होता है। और कैसे होता है, कहते हैं एल्गोरिथम कर रहा है जी, हम नहीं जानते। एल्गोरिथम ऐसे थोड़े ही कर रहा है, हमने भी देखा है अलग अलग जगह पे ये कैसे होता है। तो इस वजह से दोस्तों ये बड़े सदमे में आ जाते हैं कि अगर ऐसा हो गया, नेपाल जैसे देश ने हमें बैन कर दिया, तो बाकी देश भी ऐसा ही करेंगे। ये जो छोटे छोटे देश दुनिया भर में, अफ्रीका से लेके एशिया में हर जगह हैं, वो भी खुल के कह देंगे कि जाओ, है ना, जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं हम बैन कर रहे हैं तुम्हें। तो इसलिए यहां पे दोस्तों उनको लगा कि ये समय आ गया है मसल फ्लेक्स करना होगा। और उसके साथ ये जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया जायंट्स हैं
उन सब के इंटरेस्ट को जैसे ही हर्ट किया गया, यूएस के द्वारा किया गया इन्फ्लुएंस ऑप्स को हर्ट किया गया और ग्लोबल हेजेमनी को चैलेंज किया गया एक नेपाल जैसे देश के द्वारा, तब अगर आप देखें तो एक लेसन ऑफ लाइफ टाइम दिया गया जब आईआरआई बैक्ड प्रोटेस्टर्स सड़क पर आ गए। अब दोस्तों इसका यह मतलब नहीं है कि केपी ओली बहुत अच्छा आदमी मुझे पसंद, ना 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 ना, मुझे केपी ओली नहीं पसंद थे क्योंकि हमारे भारत के साथ और नेपाल हमारा जो कि भाई जैसा देश है उसके साथ उसने रिश्ते उन्होंने काफी खराब कर दिए थे। लेकिन हाँ, ये भी सिक्के का एक पहलू है जो हमें देखना होगा। तो हमारे जो नेपाली भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको इतना ही कहूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा खुले दिमाग से और उसके साथ ही कहीं ना कहीं आप अपना लास्ट में कमेंट जरूर दे दीजिएगा। अब दोस्तों यहां पे नेपाल काफी यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात भी डॉक्यूमेंट्स में हमको देखने मिल रही है। यहां पे अगर आप देखें तो जरा हाईलाइटेड पार्ट पढ़िए। A project focused on youth civic education is critical to support the development of sustainable, strong federalist nation that is vital to the US Indo-Pacific strategy. अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए नेपाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे यही एकमात्र टेक अवे है, बाकी सब फलाना ढिमकाना है। दोस्तों नेपाल का स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिक लोकेशन ही इसके पीछे कारण लग रहा है क्योंकि वो इंडिया और चाइना के बीच में आता है और इसीलिए इंडो पैसिफिक एम्बिशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी में अगर आप देखें तो आईआरआई काफी प्रोजेक्ट्स रन करता था, इसके भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें अगर आप देखें तो एक प्रोग्राम था युवा नेतृत्व पारदर्शी नीति, जिसके अनुसार दोस्तों $3.5 लाख बस एक साल में खर्च किया गया था, ऊपर ऊपर में जो कि विजिबल है, जिसका बिलिंग हुआ है। जिसने इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें काफी कैश कंपोनेंट होता है, वो कहां से एम्बेसी से आता है, पैसा अलग अलग तरीके से खर्च होता है, एम्बेसी पाउच इज नॉट इवन चेक्ड, पैसा आता है अलग अलग तरीके से यूज होता है, तो वही होता है। तो ये बस बिलिंग है, 3.5 लाख तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये मान के चलिए। तो इतने पैसे दिए गए थे नेपाल के कुछ इमर्जिंग लीडर्स को डेवलप करने के लिए, जो कि यूथ एक्टिविज्म के लिए मोमेंटम बिल्ड करते, जो कि नेपाल के पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स के ऊपर प्रेशर डाल सकते ताकि यूएस का इंटरेस्ट सिक्योर हो सकता। बेनिफिट्स जो होने थे इससे दोस्तों 60 से 70 यंग नेपाली इस प्रकार से चुने गए थे जो अलग अलग लीडरशिप रन कर रहे थे। यहां पे दोस्तों जो प्लान इन्होंने बनाया इस बीच में यूएस ने, वो कुछ इस प्रकार से था कि एक बार सफिशिएंट नंबर नेपाली यूथ लीडर्स के हो जाएंगे जो कि यूएस वैल्यूज को एडवोकेट करने लगेंगे, उनको हम ऐसे ही ग्रूम करेंगे और उसके बाद उनको लॉन्च कर दिया जाएगा ताकि यूएस कंसर्न्स जो जो है नेपाल में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग नेपाल में प्रोटेस्ट करेंगे। आईआरआई का यही दोस्तों कोवर्ट करिकुलम था, जिसमें आप देख सकते हैं इस करिकुलम में लीडरशिप के नाम पे बहुत सारी चीजें बताई जाती थी और लास्ट में आप लीडरशिप कैसे एक्सरसाइज करते हैं तो वो ऐसे होता है कि आप पॉलिटिकल चेंज थ्रू प्रोटेस्ट ला सकते हैं और वो कैसे लाना है वो सिखाया भी जाता था। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार से यूथ नेटवर्क नेपाल में आईआरआई यूएस की संस्था बना रही थी ताकि नेपाल के डिसीजन मेकिंग में यूएस इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाया जा सके। क्लाइमैक्स क्या हुआ फाइनली? केपी शर्मा ओली ने, आपको याद होगा, इंटरनल बैकलैश काफी फेस कर रहे थे, मिस गवर्नेंस था उनके राज में और उनकी खुद की पॉलिसी चॉइसेस थे, जिस प्रकार से उन्होंने नेपाल को मिस गवर्न किया, इन्फ्लेशन से लेके अलग अलग चीजें, हर प्रकार से नेपाल में लोग बड़े असंतुष्ट थे। नेपाल का दोस्तों इसके सिवा एक ब्रॉड कल्चर नेपोटिज्म का, वो भी बिल्कुल सबके सामने देखा। लेकिन दोस्तों एक बात देखने वाली ये क्या है इसमें, ये कोई एबरेशन नहीं है। नेपाल में पिछले 20 साल से अगर आप देखें तो कंटिन्यूअस मिस गवर्नेंस हुआ है, कंटिन्यूअस नेपोटिस्टिक इसी प्रकार से आपको चीजें देखने मिल रही हैं और ये नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार यूएस इंटरेस्ट को ओपनली चैलेंज किया, जो कि एक प्रेसिडेंट बना देता कि सोशल मीडिया जायंट्स को हर जगह से ऐसे ही निकाला जाया जा सकता है जैसे नेपाल ने किया, तो इसका कुछ दुष्परिणाम नहीं होगा। अगर आप ऐसा करेंगे और एक ऐसा प्रेसिडेंट बना देंगे कि आप यूएस हेजेमनी को चैलेंज कर दें, तो यूएस तो हिट बैक करेगा। तो एग्जैक्टली वही गलती इनसे हो गई। हमारे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो गुड रिटर्न्स, अच्छा है, गए इंडिया के साथ तो रिश्ते खराब ही हो रहे थे, तो हमें क्या सोचने की जरूरत है, अमेरिका हमारे लिए गंदे काम कर रहा है, कुछ यही सोच सकते हैं आप में से कई लोग। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, हम भी कंसर्न्ड होने चाहिए। कारण क्या है, जो करंट यूएस प्लेबुक है वो बड़ा क्लियर है कि वो सभी सरकारें जो कि चाइना के साथ अलाइंड है इंडो पैसिफिक में, उसको एक एक करके गिराया जाए। अब दोस्तों हमने देखा ये बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में। बांग्लादेश में आपने देखा कैसे एक प्रो चाइना गवर्नमेंट को हटाने के लिए
सॉर्ट ऑफ प्रो चाइना शेख हसीना थी, वो यूनुस को बैठा दिए। दे डोंट केयर वो वहां पे ही कितनी ज्यादा एंटी इंडिया गवर्नमेंट है या क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एज लॉन्ग एज इट इज सूटिंग यूएस इंटरेस्ट। तो अमेरिका अपने इंटरेस्ट से काम कर रहा है। दोस्तों ये हमें कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो दिखा रहा है कि हम भले अभी डायरेक्ट टारगेट नहीं है यूएस एक्शन के, लेकिन इनडायरेक्ट इंपैक्ट हमारे ऊपर भी होता है जब हमारे नेबरहुड में इस प्रकार का रिजीम चेंज होता है। लेकिन कल को डायरेक्ट एक्शन भी हो सकता है। कोई भी एक्सटर्नल एक्टर हमारे इर्द गिर्द यदि इन्फ्लुएंस जमा कर रहा है, इस प्रकार का कोर्सिव लीवर डेवलप कर रहा है कि वो जब चाहे तब एक बटन दबा के रिजीम चेंज करा सकता है, तो ये रीजनल बैलेंस को ऑल्टर करता है। एक नया प्लेयर हमारे नेबरहुड में एंटर कर रहा है, जिस वजह से हमें सतर्क रहना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है कैपेसिटी मैटर्स मोर देन दी स्टेटेड इंटेंट। क्या आप करना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी कैपेसिटी क्या है करने की। कारण क्या है दोस्तों, इंटेंट तो क्या है, आज मैं बोलूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, कल को मैं मुंह करके कहूंगा कि नहीं मैं तो करूंगा, तो इंटेंट एक रात में बदल सकता है। लेकिन कैपेसिटी डेवलप करने में लगता है समय। एक बार कैपेबिलिटी आपने डेवलप कर लिया, हमारे नेबरहुड में वॉशिंगटन ने इस प्रकार का नेक्सस बना लिया, नेटवर्क बना लिया, जिसके द्वारा वो जब चाहे तब वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर सकता है, स्ट्रिंग्स पुल कर सकता है, सरकार गिरा सकता है। तो कल को वो हमारे हित के खिलाफ भी वो स्ट्रिंग पुल करके सरकार गिरा सकता है। ये बात हमें जानना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी कैपेबिलिटी वैसी हो गई तो कल को हमारे खिलाफ भी उसका इंटेंट होगा ही, क्योंकि चाइना के बाद अगले रडार में हम ही रहने वाले हैं। इसलिए बेहद आवश्यक है कि हम इस प्रकार से जो अमेरिकन कैपेसिटी इस इलाके में डेवलप हो रही है उसके खिलाफ कुछ करे। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वो कर रहा है, रिजीम चेंज बिहेवियर कर रहा है, ताकि कल को ये कैपेबिलिटीज हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो उस कैपेबिलिटीज को अभी ही काटना जड़ से बेहद आवश्यक है। आप क्या कहते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन 25,999 रुपए में स्टार्ट हो रही है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, जीएस सीसैट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिल रहा है, सारे ही बैचेस का एंड सारे कोर्सेज मिलते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी आपको मिलता है। तो जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, लिमिटेड पीरियड ये ऑफर है।